Assalamualaikum, this is Zainul Abdeen, and for my assignment of world literature, I have to review a book, and the book I have chosen for this assignment is Brief Answer of the Big Questions by Stephen Hawking. So, a little introduction for this book. ये एक नॉन फिक्शन बुक है जिसके अंदर फिज़िक्स, फिलॉसफी, साइंस, फ्यूचरिज्म एंड ऑटोबायोग्राफी का जिक्र किया जाएगा। ये बेसिकली स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है, और स्टीफन हॉकिंस का अगर हम जिक्र करें, उनका इंट्रोडक्शन देखें, तो वो एक बहुत बड़े नामवर फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट रह चुके हैं, और इनका इंतकाल कुछ अरसे कबल ही हुआ है। ये दुनिया के बहुत नामवर और बड़े साइंटिस्ट में आता है इनका नाम, और इनका इंतकाल 2018 में हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इन जाने जाते हैं अपने स्पेस के रिलेटेड काम में। इनका जो सबसे ज़्यादा जानने वाला काम है वो है ब्लैक होल्स के हवाले से, और इसके अलावा इनकी जो काफ़ी किताबें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम क्यों नहीं चूज़ की बुक, मैंने पढ़ी ज़रूर है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हो सकते हैं हम सब लोगों के। इस वजह से मुझे ज़्यादा बेहतरीन किताब इनकी जो आखिरी किताब रही है वो रही बेहतरीन। ये आखिरी तक किताब क्यों है? ये किताब बेसिकली लिखी उन्होंने ख़ुद से है, लेकिन एक साथ नहीं लिखी। ये किताब बेसिकली कंपाइलेशन है उनकी डिफरेंट आंसर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। लाइक इसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं, और उन 10 चैप्टर्स में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, और आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। वो अलग डिफरेंट 10 चैप्टर्स हैं, और वो उन्होंने अपनी लाइफ के काफ़ी अलग अलग हिस्से में लिखी हैं। और ये किताब असल में उनके इंतकाल के बाद कंपाइल हुई है। और करी किसने है? ये किताब उनके फ्रेंड्स, फैमिली और उनके एकेडमिक जो कलीग्स थे उन्होंने कंपाइल की है। बेसिकली किस तरह कंपाइल की है? इन्होंने स्टीफन हॉकिंग से ज़िंदगी भर में जो उन्होंने बड़े मशहूर टॉपिक्स पे बात की थी उनको आपस में कंपाइल किया है और एक किताब की शक्ल दी है। स्टीफन हॉकिंग्स की बात करें तो स्टीफन हॉकिंग्स की लाइफ बहुत मुश्किल दौर से गुजरी है, हम कह सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। अपने लाइफ के शुरू में ही बहुत ज़्यादा उनकी अचीवमेंट्स थी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड फिज़िक्स। तो अपनी 20s में ही 30s में ही इनका नाम बड़े बड़े सेमिनार्स और बड़े बड़े एग्जीबिशन में लिया जाता था, और बड़े बड़े साइंटिस्ट इनको सुनने आते थे। स्टीफन हॉकिंग्स को अपनी 20s में एक बहुत बड़ी बीमारी लाहक हो गई, जो कि बहुत रेयर थी, लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स अनफॉर्चुनेटली इसका शिकार बन गए। इसका नाम बेसिकली मोटर न्यूरॉन डिजीज़ था, जिसमें बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी की मसल कॉन्ट्रैक्शंस पे जो काम करते हैं न्यूरॉन्स, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसका रिज़ल्ट जो है ह्यूमन बॉडी पैरालाइजेशन होती है। स्टीफन हॉकिंग अपनी लाइफ आधे से ज़्यादा पैरालाइज ही गुजार चुके हैं। इसके अलावा उनकी जो बॉडी थी वो खुद से काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वो पैरालाइज थे। उनकी सिर्फ आईब्रोज काम करती थी, और एक फिंगर को वो हिला के इंस्ट्रक्शन या फिर बात कर सकते थे। और एक टेक्नोलॉजी की मदद से उनके एक्सप्रेशन के थ्रू वर्ड और सेंटेंसेस बनाने का एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से वो कलाम कर सकते थे, बात कर सकते थे। और इसी के थ्रू उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी किताबें लिखी और अपने सारे आइडियाज़ आम लोगों में शेयर किए। अगर हम बात करें कंटेंट की, तो इस बुक में 10 चैप्टर्स है टोटल। उन 10 चैप्टर्स में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, जिस तरह मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है इज़ देयर अ गॉड। दूसरा है हाउ डिड इट ऑल बिगन। तीसरा है कैन वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर। देन नेक्स्ट व्हाट इज इनसाइड अ ब्लैक होल। इज देयर अदर इंटेलिजेंट लाइफ इन द यूनिवर्स। विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट स्मार्ट अस। हाउ डू वी शेप द फ्यूचर। विल वी सर्वाइव ऑन अर्थ। शुड वी कॉलोनाइज स्पेस। इज़ टाइम ट्रैवल पॉसिबल। तो ये 10 सवाल ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़े सवाल हैं, और ये मेरे ख्याल से जो भी
बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है, उसने किसी न किसी हद तक कोशिश की है इन सवालों का जवाब देने की, लेकिन आज तक कोई साइंटिस्ट ठीक तरह से इसका जवाब नहीं दे सका है। अगर कोई जवाब दे के गया भी है, वो सिर्फ उसका एक ओपिनियन है, उसने कोई डेफिनेट आंसर नहीं दिया है। तो मैं आज इस 10 के 10 चैप्टर से बात नहीं कर सकता, लेकिन इसमें से मैंने 4 अपने फेवरेट या फिर मोस्ट जो कि मैं कह सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा इस रिव्यू में। सबसे पहला चैप्टर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इज़ देयर अ गॉड। तो इसका सिंपल वे में आंसर मैं अगर करना चाहूँ तो हॉकिंग ने अपनी किताब में लिखा है कि साइंटिफिक तरीके अगर देखा जाए, अगर खुदा की खोज की जाए तो साइंटिफिक वे में खुदा की कोई हैसियत नहीं है, और साइंस अपने ही लॉज के मुताबिक दुनिया खुद ही तख्लीक पाई है और ख़ुद से ही काम कर रही है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ अपने आसपास रहने वाले इंसानों के जो अकायद हैं, रिलीजियस या फिर जैसे भी, उन सबको मना नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर कोई चाहता है कि किसी रिलीजन से उसको सुकून मिलता है या कंफर्ट मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर साइंस की बात की जाए, क्योंकि वो साइंटिफिक इंसान थे, तो ये कहते हैं कि अगर साइंस की बात करी जाए तो मैं समझता हूँ साइंस साबित नहीं कर सकती कि खुदा है या नहीं। लेकिन अगर हम बात करें जितनी आज तक की साइंस जवाब देती है, उसमें हमें पता चलता है कि आज की दुनिया जो तख्लीक पा चुकी है वो ख़ुद से ही तख्लीक पाई है और ख़ुद ही जो है एक्सपेंड होती जा रही है, मज़ीद एक्सपेंड हो रही है और होती जा रही है। इस चैप्टर में से एक लाइन में कोट करना चाहूँगा, वी आर ईच फ्री टू बिलीव वॉट वी वॉन्ट एंड इट्स माई व्यू दैट द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ देयर इज़ नो गॉड। एंड अगेन मैं बात दोहराऊँगा कि ये सिर्फ एक ओपिनियन है, एक आइडिया है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का, और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम बेसिकली रिलीजियस हैं तो हम उसी को फॉलो करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए साइंटिस्ट का ओपिनियन भी इम्पोर्टेंस रखता है कि वो किसी न किसी तरह ही इस जवाब पे पहुँचे होंगे, तो उस जर्नी को भी हमें पता करना चाहिए किस तरह पहुँचे। दूसरा चैप्टर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है कैन वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर। इसका आंसर जो स्टीफन हॉकिंग ने दिया है वो ये क्या है कि किसी हद तक शायद कर सकें, लेकिन कम्प्लीटली कभी भी किसी सूरत नहीं कर सकते। इसमें उन्होंने डिटर्मिनिज्म और क्वांटम अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया है, आपस में डिफ्रेंशिएट किया है, आपस में कोलाइड किया है, जिसमें दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। डिटर्मिनिज्म में हर चीज़ जो ना एक चेन इफ़ेक्ट को फॉलो करती है। क्वांटम अनसर्टेनिटी में ये कहा जाता है हर चीज़ एक चांस के थ्रू होती है, कोई इंडेफिनेट हम किसी तरह उसको पहचान नहीं सकते, किसी तरह हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट करती है कि हर चीज़ प्रेडिक्ट की जा सकती है। जैसे कि आजकल की दुनिया में भी हम अपने अगर बिज़नेस की या बात की जाए तो हम अगले मंथ की सेल किस तरह फोरकास्ट कर पाते हैं, वो भी किसी न किसी वैल्यूज़ को हम कंसिडर करते हैं, उसके थ्रू हम फोरकास्ट करते हैं। हम वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें फोरकास्ट करते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग का ख्याल है कि ये सारी फोरकास्ट लॉजिकल नहीं हो सकती और हर तरह से ठीक नहीं हो सकती, ये सिर्फ एक आइडिया हो सकते हैं। तो हम ये कहें कि हमने प्रेडिक्ट कर दिया और लाजमी यही होगा, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा टॉपिक जो मैं शेयर करना चाहूँगा, और वो मैं समझता हूँ कि आज का इस दौर का, आज के ट्रेंड का सबसे बड़ा सवाल हो सकता है, वो है विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट स्मार्ट अस। आज की जो दुनिया है, आज का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और स्टीफन हॉकिंग्स का जो आंसर था इस क्वेश्चन के लिए वो था पॉसिबल, कि ये बात बिल्कुल पॉसिबल है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ह्यूमैनिटी के लिए। उस ज़माने में, जिस ज़माने में स्टीफन हॉकिंग्स ज़िंदा थे, एआई पे काम चल रहा था, लेकिन उस तरह नहीं था जिस तरह आज हम एआई को देखते हैं। आज एआई हमारी छोटी छोटी एप्लीकेशन, छोटी छोटी डेली लाइफ की यूजेज की जो एप्लीकेशन है उसमें इंटीग्रेट हो चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ में भी इंटीग्रेशन उनकी होती जा रही है, हम उन पे जो है डिपेंड करने लगे हैं। तो जो स्टीफन हॉकिंग्स का आंसर था
तो वो ये था कि एआई या तो फिर हमारी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ हो सकती है, या तो फिर बहुत ज़्यादा बदतरीन चीज़ हो सकती है। इन दोनों तरफ किसी भी तरफ जा सकती है। तो इसका ख्याल रखने के लिए एक दुनिया में एक ना एक रूल बनाना चाहिए जिसके ऊपर एआई पे काम करने वाले सारे लोगों को उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, और एक फॉर्मल सारी चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए, ताकि किसी भी बदतरीन आउटकम से बचा जा सके। क्योंकि एआई इतना पावरफुल अगर हो गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस से अगर ज़्यादा हुई उसकी इंटेलिजेंस, तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फोर्थ चैप्टर जो कि मैं इस बुक का डिस्कस करना चाहूँगा वो है, इज़ टाइम ट्रेवल पॉसिबल। स्टीफन हॉकिंस का जो आंसर था वो ये है कि नॉट इन द वे कि जिस तरह हमें दिखाया जाता है साइंस फिक्शन मूवीज़ में, कि इधर से गए उधर से निकल गए और इधर से मशीन यूज़ करी और पिछले ज़माने में चले गए। उन्होंने ये कहा कि पॉसिबल शायद है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हमें दिखाया जाता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के साथ मैच करके चलेगा, तो वो बाकी चीज़ों के हिसाब से तेज़ चल रहा होगा, तो जो टाइम उसके लिए होगा वो स्लो मूव करेगा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है, लेकिन फिज़िक्स की टर्म में सिंपल है। तो अगर बात करें तो इस थ्योरी के हिसाब से फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल जो है, जैसे मैं अगर चाहूँ आज 2025 चल रहा है, 2030 में जा सकता हूँ। ये एक थ्योरेटिकली प्रूवन है, हो सकता है पॉसिबल अगर टाइम जो स्पीड ऑफ लाइट है उस स्पीड पे हम ट्रैवल करना शुरू कर दें। इसके अलावा जो हॉकिंस का कंसर्न था वो ये था कि असल मसला जो है फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल में नहीं है, वो असल मसला है बैकवर्ड टाइम ट्रैवल में, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का। उसमें होता यह है कि अगर बैकवर्ड टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है, तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैकवर्ड टाइम ट्रैवल करके अपने ग्रैंडफादर को किल करते, तो वो ग्रैंडफादर ही अगर किल हो जाएंगे, तो फिर वो बंदा खुद से क्यों वजूद में आ सकेगा, कैसे वजूद में आ सकेगा? तो वो एक इनफाइनाइट जो है पैराडॉक्स में फंस जाएगा। तो इसको नाम दिया जाता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो हॉकिंग का यही बिलीव था कि बैकवर्ड टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है, लेकिन इस पे काम करना काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। तो ये 4 टॉपिक्स मैं डिस्कस करना चाहता था। अब ये टॉपिक्स तो काफ़ी साइंटिफिक हैं और फिज़िक्स के मुताबिक हैं, लेकिन मेरा क्योंकि पर्सनली इंटरेस्ट इस टॉपिक में है, मैं मूवीज़ भी अगर देखता हूँ, साइंस फिक्शन देखता हूँ, और बुक्स भी अगर पढ़ता हूँ तो इसी रिलेटेड पढ़ता हूँ। तो मेरी एक तरह की हॉबी है इस तरह की चीज़ें फाइंड आउट करना और सवालों के जवाब लेना। और स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं साइंस की दुनिया में, और बहुत रिसेंट गुजरे हैं। रिसेंट जो सबसे बड़ा साइंटिफिक नाम है वो स्टीफन हॉकिंग का ही है। इस वजह से मैंने ये बुक काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, और इस असाइनमेंट के लिए मैंने दोबारा इसको उठाया, और बहुत दिलचस्प किताब है। मैं रिकमेंड करता हूँ अगर किसी को दिलचस्पी है कि वो यूनिवर्स के जो मुश्किल तरीन सवालात हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्स किस तरह तख्लीक पाई और किस तरह जो है काम कर रही है, और डीप स्पेस में क्या चल रहा है, अगर एलियन लाइफ पॉसिबल है, ब्लैक होल्स किस तरह काम करते हैं, उसका आइडिया क्या है, तो ज़रूर ये किताब आपके काम आएगी और इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो ये थी मेरी इस किताब का रिव्यू, और होपफुली आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट इन simple words. Thank you.